Hello dear students, welcome to the class. Myself Dr. Sangeeta. स्टूडेंट्स हमारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो जैसा कि नाम ही एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें हम ब्लड सर्कुलेशन के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंशियंट टाइम्स में जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ खास पता नहीं था तो एक साइंटिस्ट हुए हैं विलियम हार्वे ने फर्स्ट टाइम ये बताया कि जो मैमल्स हैं उनमें ब्लड जो है वो क्लोथ सिस्टम में फ़्लो करता है। क्लोथ सिस्टम यानी बंद तंत्र में फ़्लो करता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि कहीं भी ब्लड आपको फ्री फ्लोटिंग यानी कि खुला घूमता हुआ नज़र नहीं आता है। जैसे आपने पढ़ा है फाइलम आर्थ्रोपोडा और एनालिडा। आर्थ्रोपोडा में आपने हीमोलिम्फ के बारे में पढ़ा है जो कि बॉडी में यूं ही कैविटीज़ में भरा हुआ पाया जाता है। उसी तरीके से आपने एनालिडा पढ़ा है, अर्थवर्म पढ़ा है और अर्थवर्म में आपने पढ़ा है कि ब्लड कुछ जगहों पे कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें फ़्लो करता है तो कहीं पे आके ब्लड फिर डायरेक्ट फ़्लो करता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर आप मैमल्स की बात करेंगे तो मैमल्स की बॉडी में ब्लड जो है वो एक क्लोज्ड चैनल में फ़्लो करता है ट्यूब्स के थ्रू, जो कि आर्टरी, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, आर्टीरियोल्स अलग अलग कैटेगरी की होती हैं, सब डिविजन्स उनमें पाए जाते हैं। लेकिन कहीं भी आपको ब्लड ओपनली यूँ नहीं मिलता, विदाउट किसी ट्यूब के ब्लड आपको फ्री बॉडी में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बात सबसे पहले बताई थी विलियम हार्वे ने एंड इट वाज अ बिग डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। तो इसीलिए इतनी बड़ी डिस्कवरी करने के लिए विलियम हार्वे को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आंसर विल बी विलियम हार्वे। ये एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। फिर बात आती है, जब ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो ब्लड के बारे में सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना है। तो ब्लड जो है उसको एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैमल्स की बात की जाए तो ब्लड रेड कलर का नज़र आता है, एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होती है। ओपेक होता है यानी ब्लड के आर पार हम नहीं देख पाते हैं, अपारदर्शी होता है। अगर टोटल बॉडी में अपन ब्लड के वॉल्यूम की बात करें तो 5 to 5.5 लीटर्स होता है और अगर अपन पूरी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखें तो अपने बॉडी वेट का 7 to 8% जो है वो ब्लड से बना होता है। ऑल दीज आर बेसिक इंफॉर्मेशंस अबाउट ब्लड। दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें अलग अलग ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड का फ्लो बॉडी में होता रहता है और इस एक पूरे क्लोथ सिस्टम के थ्रू ब्लड अपनी बॉडी में फ़्लो करता है। ब्लड कहीं भी आपस में मतलब एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाता है, पर कहीं भी खुला घूमता हुआ हमें नहीं मिलता है। जैसे सी इतना फाइन नहीं हो पाएगा बट स्टिल आई एम ट्राइंग। यहाँ पे आके ये जो आर्टरी है ये फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो गई और ये फिर से मिलके फिर एक वेन बनाने लग गई हैं। सॉरी तो इस तरह से पूरा एक क्लोज सिस्टम रहता है। ब्लड की अगर कंपोजिशन की बात की जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कई बार एग्ज़ाम्स में भी आता है। सॉरी, ब्लड का अगर अपन कंपोजिशन को देखें तो ब्लड को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ ब्लड प्लाज्मा, हेयर इट इज़ ब्लड प्लाज्मा, एंड सेकेंड इज ब्लड कॉर्पसल्स, रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा।
ब्लड प्लाज्मा की अगर अपन देखें तो इसका कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें वाटर होता है और सॉलिड्स होते हैं. ऑलमोस्ट 91 to 92% ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ H2 and 8 to 9% of blood plasma is made up of solids. अगर देखा जाए कि ब्लड प्लाज्मा में एज ए सॉलिड क्या क्या पाया जाता है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. वन इज ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, एंड अदर इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. टोटल जो 8 to 9% ऑफ सॉलिड्स हैं उनमें से लगभग 8% जो कंपोनेंट्स हैं वो और इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और जो लगभग 1% जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं. अब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर में अलग अलग आयन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इनकी बात हम आगे करेंगे. फिर बात आती है ब्लड कॉर्पसल्स की. तो ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो 3 तरह की होती हैं. पहली बात क्वेश्चन ये आता है कि इनको ब्लड सेल्स क्यों नहीं कह रहे हम, ब्लड कॉर्पसल्स क्यों कहते हैं? चूँकि हैं तो ये सेल्स ही इन अ वे. चूँकि ब्लड के अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स है वो किसी फिक्स आधार से चिपकी हुई तो पाई नहीं जाती हैं. वो क्या करती हैं, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में रहती हैं, ब्लड में सस्पेंडेड रहती हैं. ये इस कारण से इनको कॉर्पसल्स नाम दिया गया है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग. तो ये ब्लड कॉर्पसल्स 3 तरह की हैं. वन इज़ RBC, नेक्स्ट इज़ WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रुधिर कणिकाएँ, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएँ एंड ब्लड प्लेटलेट्स. अगर WBCs के बारे में अपन फर्दर देखें तो WBCs जो हैं वो 2 तरह की होती हैं. वन इज़ ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड अनदर इज़ अग्रेन्यूलोसाइट्स. इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. ग्रेन्यूलोसाइट्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. ठीक है. अगर अपन एग्रेन्यूलोसाइट्स की बात करें तो इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो पूरे ब्लड का ऑलमोस्ट 45% जो कंपोजिशन है वो ब्लड कॉर्पसल्स का होता है और 55% ब्लड में होता है प्लाज्मा. दिस इज 55% एंड दिस इज 45% और ये हो गया टोटल 100%. तो हम सबसे पहले ब्लड कॉर्पसल्स की बात करते हैं. ब्लड कॉर्पसल्स जैसा कि हमने बात करी 45% जो होता है, 45% ऑफ होल ब्लड इज मेड अप ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स. सबसे पहली जो ब्लड कॉर्पसल्स आती हैं दैट इज़ RBCs, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाएँ. नाम से ही पता लगता है कि देखने में रेड नज़र आती है. ठीक है. और RBCs ही है जो कि अपने ब्लड को भी रेड कलर प्रोवाइड कर रही हैं. अगर अपन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में ये ओवल शेप की हो सकती हैं या फिर बाइकॉनकेव हो सकती हैं. ठीक है. और न्यूक्लिएटेड होती हैं. मैं वर्टिब्रेटा की बात कर रही हूँ. ठीक है. कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं. बट वर्टिब्रेटा में भी एक एक्सेप्शन है एंड दैट इज़ क्लास मैमेलिया. मैमेलिया की जो RBCs होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी जनरली RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन अगर अपन मैमल्स की बात करें तो उनकी RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए हमने कह दिया न्यूक्लिएटेड होती हैं. बट एज आई ऑलवेज यूज टू से कि साइंस की दुनिया जो है वो अपवादों के बिना पूरी नहीं होती, तो इसमें फिर से एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है, कैमल एंड लामा. ये 2 ऐसे मैमल हैं जिनकी RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है. एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से किस प्राणी के RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है. एंड देयर कुड बी इन ऑप्शन इधर कैमल और लामा. और क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि किसकी RBC में न्यूक्लियस
नहीं पाया जाता है। 2 ऑप्शन ये हो सकते हैं, तीसरा ऑप्शन कोई और हो सकता है, चौथा ऑप्शन ऑल या नन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं कि मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन उसका एक्सेप्शन है कैमल एंड लामा। रेस्ट ऑफ द जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है, यानी उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसका अपना एक रीज़न है, ताकि हाई अमाउंट में हीमोग्लोबिन को एक्यूमुलेट किया जा सके। हीमोग्लोबिन, it is the pigment which is responsible for the red color of RBC। यही वो वर्णक है जो कि अपने RBC को कैसा कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही RBC जो होती है वो ऑक्सीजन कैरी करने की या गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी रखती है, स्पेशली O2 के ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी रखती है बिकॉज ऑफ दिस हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन सेल के अंदर आरबीसी के अंदर जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में उसका ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस टिश्यूज़ और वेरियस सेल्स तक किया जाता है। इट इज़ अ बिग इंफॉर्मेशन अबाउट आरबीसी। आपने बहुत सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पढ़े हैं, लाइक इनवर्टिब्रेट्स में स्पेशली कहीं पे आपने हीमोसाइनिन, कहीं हीमो एरिथ्रिन, कहीं एरिथ्रोक्रोनिन, कहीं वेनिडिन और कुछ वेनिडियम, अलग अलग पिगमेंट्स आपने पढ़े हैं, है ना। कहीं कॉपर भी पढ़ा है आपने। लेकिन हमारा क्या होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आयरन होता है, और वो आयरन किसके साथ जुड़ा होता है, हीमोग्लोबिन विच इज़ ए प्रोटीन विच बाइंड्स द हीम मोलिक्यूल, आयरन मोलिक्यूल। ठीक है, 2 जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनसे मिलके बना होता है हीमोग्लोबिन। कंपोजिशन होता है अल्फ़ा 2 बीटा 2, यानी अपने हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन इज़ ए प्रोटीन, उसमें 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स पाई जाती हैं और 2 बीटा सब यूनिट पाई जाती हैं। इस तरह से टोटल 4 प्रोटीन की जो चेन्स होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं, वो मिलके एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। तो आरबीसी की बात हम कर रहे थे, आरबीसी के बारे में हमने शेप की बात करी। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, जो लिखा है ना बाइकॉनकेव, मैमल्स की आरबीसी बाइकॉनकेव होती है, यानी आपकी, मेरी, हमारी, आप जो आरबीसी है वो कैसी शेप की है, बाइकॉनकेव। कैसा होता है ये बाइकॉनकेव, एक बार दिखाती हूँ। दिस इज बाइकॉनकेव, कि एक गोल डिस्क जैसी सेल है, उसको बीच में से दबा दिया गया है, तो वो बीच में से कैसी हो गई है, फ्लैट हो गई है। जैसे आपके हाथ में कोई छोटा गुब्बारा हो और उस गुब्बारे को आप अपनी दोनों हथेलियों के बीच में दबा दो, तो क्या होगी, बीच में से पिचक जाएगी और किनारों पर से मोटी हो जाएगी। दैट इज़ बाइकॉनकेव शेप की, डिस्क जैसी है और बीच में से डिस्क पिचकी हुई है। ठीक है, लेकिन जब आप अपने आरबीसीज को स्टेन करके देखते हो माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो ऐसी नज़र नहीं आ पाती हैं अपने को एग्जैक्ट। ठीक है, जो अपने लैब में माइक्रोस्कोप होता है, तो आपको कैसी नज़र आएंगी, ऐसी नज़र आएंगी। ठीक है, ऑल दीज आर आरबीसीज, और ये जो दिख रही है बीच में पर्पल कलर की, दिस इज़ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये सारी आरबीसी हैं बाकी की। ठीक है, आप देख रहे हो आरबीसी का नंबर कितना ज़्यादा है और डब्ल्यूबीसी का नंबर पूरी ब्लड स्मीयर के अंदर कितना कम है। ठीक है, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे ही हम लैब में, अगर सेशन नॉर्मल होता है तो लैब में आपके प्रैक्टिकल्स हैं फिजियोलॉजी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंटिंग के, और वहाँ पे आप ब्लड स्मीयर बनाओगे, और ब्लड स्मीयर बनाते से आप कहोगे मैम जैसा डायग्राम में दिखाया था वैसा तो नहीं दिख रहा। ऐसा आप लोगों को अपने माइक्रोस्कोप में नहीं दिख पाएगा। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इट इज़ अ 3D इमेज, इट इज़ अ 2D इमेज। ठीक है, अगर अपन आरबीसी के बारे में और बात करें तो सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है एम्फ्यूमा या कोंगो ईल जिसको कहते हैं, उसकी आरबीसी जो होती है साइज में सबसे बड़ी होती है वर्टिब्रेट्स में। अब अपन बात करते हैं संख्या की।
तो आरबीसी का जो नंबर है वो मेल जो होते हैं यानी कि मैन जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनमें होता है 50 से 55 लाख पर mm³, यानी 1 घन मिलीमीटर में 50 से 55 लाख आरबीसी पुरुषों में पाई जाती हैं, जबकि फीमेल्स यानी स्त्रियों में इसका नंबर होता है 45 to 50 लाख पर mm³। ये याद करने की बात है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आरबीसी का नंबर ये जो रेंज दे रखी है इससे कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, जो गिवन डेटा है उससे अगर कम नंबर किसी इंसान में है आरबीसी का तो उस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया, और उसके लिए फिर आयरन पिल्स दी जाती हैं, और अगर बहुत ही कम है तो फिर ब्लड चढ़ाया जाता है। और अगर इस गिवन रेंज से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। अगर किसी में 55 लाख की बजाय 60 लाख आरबीसीज हैं अगर किसी पुरुष में, तो उसको पॉलीसाइथेमिया कहेंगे, और अगर 50 लाख की बजाय किसी पुरुष में 45 लाख है तो उसको एनीमिया की कैटेगरी में रखा जाएगा। पॉलीसाइथेमिया की जो कंडीशन है वो हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोगों में कॉमन है, यानी कि जो ऊंचाई पे पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनमें आरबीसी का काउंट इस रेंज से ज़्यादा होता है। उसकी अपनी एक वजह है कि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, और उस कम PO2 जो होता है उस पे ज़्यादा मात्रा में या सफिशिएंट मात्रा में अगर शरीर को ऑक्सीजन चाहिए तो उसका एक ही तरीका है कि अपनी आरबीसी की मात्रा बढ़ा लो, ताकि आपके पास ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा, और अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा तो जो कम ऑक्सीजन है वो भी सफिशिएंट मात्रा में बॉडी यूज़ कर पाएगी। इसलिए हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे हमें एक्लिमेटाइज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जब तक कि बॉडी सफिशिएंट नंबर में आरबीसी प्रोड्यूस ना कर ले। अब आप कैसे पता करोगे कि आरबीसी का नंबर कितना है कितना नहीं है? तो इसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है हीमोसाइटोमीटर, जो कि ब्लड सेल्स का नंबर मेज़र कर देता है। आजकल तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, तो एक मशीन आती है जो कि सब कुछ काउंट कर देती है, और उसको अपन कहते हैं CBC काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। वो आपको जैसे कि आजकल किसी भी टेस्ट वगैरह के लिए जाते हैं तो डॉक्टर लिख देते हैं CBC काउंट करवाओ, है ना। उसमें सारे ब्लड के जो पैरामीटर्स होते हैं वो काउंट कर लिए जाते हैं। उसमें RBC, WBC, और WBC के भी स्पेसिफिकेशन, हीमोग्लोबिन एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर काउंटेड। फिर अपनी लैब में अगर करना हो आपको तो हम किससे करेंगे? हीमोसाइटोमीटर से। लेट्स सी कि ये हीमोसाइटोमीटर दिखता कैसा है। तो ये ऐसा दिखता है, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आपको 2 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, वन इज़ विद रेड एंड, वन इज़ विद वाइट एंड। ठीक है, रेड एंड वाली जो पिपेट है उसमें जब अपन ब्लड लेते हैं तो उससे अपन आरबीसी काउंट करते हैं, और वाइट एंड वाली जो पिपेट है उसमें जब ब्लड लेते हैं तो उससे अपन WBC काउंट करते हैं। ये जो ट्यूब्स होती हैं ये यहाँ बीच में से फुली हुई होती हैं, इस तरह से होती हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं, इस तरह से ये ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनमें एक बीड लगा होता है। ये बीड भी दोनों में अलग अलग कलर का होता है, आरबीसी काउंटिंग वाली में अलग, WBC काउंटिंग वाली में अलग। तो इसमें क्या किया जाता है कि ब्लड एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है, जब WBC के लिए अलग होता है WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, और RBC के लिए होता है RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। ठीक है, एक इसके अंदर होती है स्लाइड जो कि ऐसी दिखाई देती है, इसको अपन कहते हैं न्यूबार काउंटिंग चैम्बर। ठीक है, इस काउंटिंग चैम्बर में ये जो एरिया नज़र आ रहा है, इधर ग्रूव है एक पतली सी, है ना, और बीच में ऐसा है, और यहाँ भी बीच में ग्रूव है, यानी एक पोर्शन इधर है और एक पोर्शन इधर है। या तो आप इस पोर्शन में RBC एंड WBC की काउंटिंग कर सकते हैं, और इसमें अगर कुछ बबल आ गया है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इधर वाले पोर्शन में भी काउंट कर सकते हैं। यानी एक ही स्लाइड पे आपको एक ही जैसी 2 रेप्लिका मिलती हैं। और अगर इस चैम्बर पे, काउंटिंग चैम्बर पे आप जूम करके देखोगे तो दोनों साइड में ही, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो ऐसी होती है। इस तरह के चैम्बर्स आपको नज़र आते हैं, जिसमें से ये जो किनारे वाले हैं वो होते हैं
WBC काउंटिंग चैम्बर्स, ABC एंड D। और ये जो सेंटर वाला होता है वो होता है RBC काउंटिंग चैम्बर। RBCs में एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है एंड दैट इज राउलेक्स फॉर्मेशन की। बात आती है राउलेक्स क्या होता है ना। राउलेक्स यानी पाइल ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का एक ढेर जो होता है, उस तरह से ये राउलेक्स फॉर्मेशन करती हैं। यानी कि आरबीसीज एक के ऊपर एक इस तरह से इकट्ठी हुई स्टैकिंग फॉर्म में नज़र आती हैं, एक कॉलम बना लेती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं राउलेक्स फॉर्मेशन। और ये नॉर्मल या यूजुअल कंडीशंस में नहीं होता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होता है। तो आरबीसी इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से एक के ऊपर एक जम जाती हैं। ठीक है, और इन आरबीसीज को अगर अपन अपने माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएंगे। देखो किस तरह से एक के ऊपर एक जमी हुई है। आरबीसीज अलग अलग बिखरी हुई नज़र नहीं आ रही, जबकि पहले मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था हेयर, आप देखो आरबीसीज कितनी अलग अलग फैली हुई हैं। कभी कभी स्प्रेडिंग में एक या दो जगह आरबीसीज की ओवरलैपिंग मिल सकती है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये कुछ आरबीसी ओवरलैप कर रही हैं। 1 सेकेंड, एट दिस पॉइंट, है ना। बट इट डजेंट मीन कि बहुत सारी आरबीसीज एक साथ हैं। एक या दो आरबीसीज ओवरलैप कर सकती हैं, बट यहाँ देखो आप इन दिस डायग्राम कितनी सारी आरबीसीज आपको कॉन्टिन्यूएशन में नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये होता है राउलेक्स फॉर्मेशन। अगर आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात की जाए तो लाइफ स्पैन होता है मनुष्य में 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी अपने आप एक्सपायर हो जाती है, डेड हो जाती है, स्प्लीन में जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का कब्रिस्तान कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो आपकी जो सेल्स हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और आरबीसीज की जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको अपन कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस भी कह देते हैं। ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को हीमोपोइसिस, स्पेशली अगर आरबीसीज का नाम लिया जाए तो एरिथ्रोपोइसिस। कहाँ होता है इसकी बात हम करते हैं। तो जब जन्म नहीं होता है, भ्रूणावस्था होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उस टाइम पे जो 2 मंथ्स का जो एम्ब्रियो होता है, अप टू 2 मंथ्स, 2 महीने तक एम्ब्रियो में चूँकि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन उतना प्रॉपर हुआ नहीं होता तब तक, तो आपने पढ़ी हैं फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ा है ना, एमनियोन, कोरियोन, योक सैक, एलेंटॉइज, है ना। उनमें से योक सैक जो होता है उसमें एरिथ्रोपोइसिस होता है 2 मंथ्स तक फीटल स्टेट में। 2 मंथ्स के बाद जब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर ये जो प्रोसेस है ये शिफ्ट हो जाता है लिवर, स्प्लीन एंड थाइमस में। 2 to 5 मंथ्स का जो एम्ब्रियो होता है, 2 से 5 महीने तक की जो एम्ब्रियोनिक स्टेट होती है उसमें लिवर, स्प्लीन एंड थाइमस में एरिथ्रोपोइसिस का कार्यक्रम चलता है। फिर जब बोन्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है तो सिंस 5 मंथ्स टिल वी गेट बर्थ एंड उसके बाद जीवन पर्यंत एरिथ्रोपोइसिस का काम होता है रेड बोन मैरो में, लाल रुधिर मज्जा में, या लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में। ठीक है, कौन सी बोन्स की बोन मैरो में होता है? तो जितनी भी अपनी बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें होता है सबसे ज़्यादा फीमर। ठीक है, उसके अलावा क्रेनियल बोन्स, फिर आपकी जो वर्टिब्री होती हैं उनमें होता है, प्लस जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम यू नो ना, रिब्स के बीच में फ्रंट साइड में आपकी चेस्ट में जो एक आपकी फूड पाइप के पैरेलल जो एक छोटी सी बोन यहाँ पे होती है, जिस पे दोनों तरफ की जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, वो आके अटैच होती हैं, उसको स्टर्नम कहते हैं ना, उस स्टर्नम में होता है। ये सारी बातें हैं आरबीसीज के फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, ऑल दिस। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कि आरबीसी जो होती हैं, चूँकि न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है,
उसके अलावा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है और राइबोसोम्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन तो कर नहीं सकती है, ठीक है। तो क्या करती हैं फिर वो? एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करती हैं ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला। तो क्या करेंगे फिर? एन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी एक सेल जो खुद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, उसकी बॉडी में ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन को यूज़ कर सके, ठीक है। खुद तो ऑक्सीजन का यूज़ करती ही नहीं है, बाकी सारी सेल्स के लिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो खुद नहीं करती हैं तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती हैं? वो जो ग्लूकोज होता है उसका एन एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। इट वॉज ऑल अबाउट रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे WBCs एंड ब्लड की रेस्ट ऑफ द सेल्स के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।